वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कॉस्मॉस यूनिवर्स की सीरीज़ के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक हमारे अपनी इस अर्थ के बारे में है जो कि बहुत अरसे से हमारा घर रहा है। तो आज के टॉपिक में हमें ये देखना है कि हमारी अर्थ किस तरह से फॉर्म हुई और हमारी अर्थ की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, आज जो अर्थ जिस मुकाम पर है ये किस तरह से पहुंची और फाइनली हमारी अर्थ का इख्तिताम किस तरीके से होगा। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप अर्थ की फॉर्मेशन को समझें, आपको चंद बुनियादी बैकग्राउंड नॉलेज का हासिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए आज का टॉपिक इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो उसको ज़रा गौर से आप समझने की कोशिश करिएगा और अपने फीडबैक से हमें आगाह भी करिएगा। सबसे पहली चीज़, अर्थ की फॉर्मेशन से भी बहुत पहले की बात है कि एक स्टार था और वो स्टार अपनी लाइफ के इख्तिताम पर पहुंच चुका था। स्टार क्या होता है पहले ज़रा मैं वो बता दूं आपको। स्टार बेसिकली हॉट ल्यूमिनस बॉडी ऑफ प्लाज्मा को कहते हैं, यानी ऐसा कोई भी बॉडी जो कि गर्म हो, जो अपनी रोशनी खुद पैदा कर रहा हो और जिसके ऊपर जितना भी मैटर है वो सारा प्लाज्मा यानी हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद हो, इसको स्टार कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टार था जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। दूसरी बात यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि स्टार की लाइफ क्या होती है। स्टार बेसिकली अपने ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कर रहा होता है, यानी कि वो हाइड्रोजन को फ्यूज कर रहा होता है, हीलियम बना रहा होता है। इस तरह वो करता रहता है। फिर हीलियम को भी फ्यूज करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे स्टार्स, कुछ उसमें कामयाब हो जाते हैं, कुछ छोटे सितारे उसमें कामयाब नहीं होते। बहरहाल जो भी है, तो वो जो स्टार्स हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते हैं और अपनी एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं, अपनी लाइट इसी वजह से पैदा करते हैं क्योंकि उनके ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यूसली चल रहा होता है। तो आखिरकार कभी ना कभी का वक्त ऐसा आता है कि स्टार अपना सारा न्यूक्लियर फ्यूल यूटिलाइज कर चुका होता है और फिर उस सूरत हाल में वो स्टार अब अपनी मजीद रोशनी पैदा करने के काबिल नहीं रहता। ऐसी हालत के अंदर ये स्टार फिर ठंडा होना शुरू होता है और ठंडा होते 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 उस मुकाम पर पहुंचता है कि जो इसका मैटर है ये इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल से इसके सेंटर की तरफ खिंचता है कि इसकी कोर बर्बाद हो जाती है, पूरा फट जाता है बहुत जबरदस्त धमाके के साथ। और उस बहुत जबरदस्त धमाके को कहा जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक हो गई यहां तक बात। तो कोई एक डाइंग स्टार ने सुपरनोवा एक्सप्लोजन किया और जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है तो वो जो स्टार है वो अपने कुछ रेमिनेंट मास के साथ पड़ा हुआ रह जाता है और बाकी उसमें से जबरदस्त रेडिएशंस और उसमें से डस्ट पार्टिकल और गैसेस सारे जो है वो गैलेक्सी के अंदर या कह लें स्पेस के अंदर हर तरफ क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ये जो सारा मटेरियल उसमें से उसके फटने की वजह से उसके अंदर से निकला, इस पूरे मटेरियल को कहा जाता है नेब्यूला। ठीक है, और ये नेब्यूला जो है ये स्टेलर नर्सरी कहलाती है। स्टेलर कहते हैं स्टार को, यानी ये स्टार्स के बनने की नर्सरी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक ओरियन नेब्यूला मौजूद है जो कि 1300 लाइट ईयर्स उसका क्या है डायमीटर, यानी वो 1300 लाइट ईयर्स के ऊपर तकरीबन क्या हुआ है, फैला हुआ है, इतना बड़ा नेब्यूला है। तो सबसे पहली चीज याद रखिए कि एक स्टार जब वो एक बहुत जबरदस्त धमाके के साथ सुपरनोवा एक्सप्लोजन के चक्कर में फटा तो उसके फटने के नतीजे में वजूद में आया उसके गिर्द एक बहुत बड़ा नेब्यूला। और ये नेब्यूला जो हमारे केस में, हमारे सोलर सिस्टम के केस की जो इनिशियल शक्ल के तौर से था, ये नेब्यूला तकरीबन 65 लाइट ईयर्स तवील था। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा नहीं था ये भी, क्योंकि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ओरियन नेब्यूला जो है वो 1300 लाइट ईयर्स जो है उसका डायमीटर। बहरहाल 65 लाइट ईयर्स भी बहुत ज्यादा होता है, यानी आप रोशनी की स्पीड से अगर चलेंगे तो 65 ईयर्स आपको लगेंगे और रोशनी कितनी स्पीड से चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से। तो सोच लीजिए कि कितनी बड़ी चीज है। बहरहाल तो 65 लाइट ईयर्स का एक क्या क्रिएट हुआ, एक नेब्यूला क्रिएट हुआ। वो नेब्यूला मजीद इवॉल्व हुआ और इवॉल्व होने के बाद वक्त के साथ साथ वो 3.25 लाइट ईयर्स के ऊपर आ गया। 3.25 लाइट ईयर्स के बाद ये नेब्यूला और ज्यादा छटा और फिर ये प्री सोलर नेब्यूला में कन्वर्ट हुआ। प्री सोलर नेब्यूला वो नेब्यूला है जो कि जिसने हमारे सन को पैदा किया है। देखिए, जो इनिशियल स्टार्टिंग में नेब्यूला था उसने तो पता नहीं कितने स्टार्स पैदा किए होंगे, अल्लाह जाने, लेकिन हमारा जो सन पैदा हुआ है जो प्री सोलर नेब्यूला है, तो हमारा जो नेब्यूला था वो तकरीबन 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 20,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाइड होगा।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको कहते हैं वो ये भी मैं आपको बता दूं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन से लेकर अर्थ के दरमियान के फासले को कहा जाता है। तो आमतौर से क्या करते हैं, स्पेस में डिस्टेंसेस को या तो लाइट ईयर्स के अंदर नापते हैं या फिर उनको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंदर नापते हैं। तो हमारा जो सन इवॉल्व होकर आया है वो किससे इवॉल्व होकर आया है, वो प्री सोलर नेब्यूला से इवॉल्व होकर आया है, जो 20 तकरीबन 2000 से लेकर कह लें कि 20,000 जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जितना क्या था, तवील था। और ये जो प्री सोलर नेब्यूला है ये निकल कर आया था कहां से, ये निकल कर आया था 3.25 लाइट ईयर्स के नेब्यूला से, और वो 3.25 का लाइट ईयर का नेब्यूला 65 लाइट ईयर के नेब्यूला से निकल कर आया, और ये नेब्यूला पैदा हुआ एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के चक्कर में। तो अभी तो आपको यहां तक अच्छा। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि प्री सोलर नेब्यूला, सन से पहले का नेब्यूला, ठीक है ना, तो वो सन की नर्सरी है बेसिकली, यानी इसने सन को आपके पैदा किया। अब सन कैसे पैदा हुआ होगा, देखिए नेब्यूला के अंदर डस्ट और गैसेस एटसेट्रा ये सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो होता फिर ये है कि ये जो डस्ट और बाकी एटसेट्रा पार्टिकल्स होते हैं ग्रेविटेशन की वजह से एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं, और करीब आते 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 मैंने जैसा आपको बताया कि नेब्यूला जो है वो बेसिकली स्टार्स की नर्सरी है। तो इसके नतीजे में हमारा स्टार वजूद में आया होगा कि जब ये सारे जो इसका नेब्यूला था जिसने सन को पैदा किया, वो डस्ट पार्टिकल या वो जो कह लीजिए गैसेस थी वो एक दूसरे के करीब आई जबरदस्त तरीके से। अब जब सन हमारा वजूद में आया तो सन के बनने के बाद फिर सन का अपना एक नेब्यूला निकलेगा, क्योंकि जब एक स्टार वजूद में आएगा, ये एक यंग स्टार वजूद में आया, सन वजूद में आया, एक बहुत बड़े अजीम सितारे के खत्म होने के बाद एक छोटा सितारा वजूद में आया, सन वजूद में आया, तो इसका भी अपना नेब्यूला निकला होगा, यानी इसमें से भी डस्ट पार्टिकल और इसमें से भी गैसेस निकली होंगी। अब आगे की कहानियां बहुत गौर से सुनिएगा। जब सूरज वजूद में आ गया और उसका नेब्यूला निकलकर बाहर इर्द गिर्द में फैल गया, तो इस नेब्यूला के अंदर दो तरह की चीजें होंगी। दो तरह की चीजें कौन सी, कुछ बहुत भारी किस्म के एलिमेंट्स जो कि बहुत कम होंगे, और कुछ जो होंगे वो लाइटर एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन गैस एटसेट्रा, वोलेटाइल किस्म के कंपाउंड्स वगैरह। तो सन का जो रीजन है, चूंकि सन आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा हॉट बॉडी है, तो सन के 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के फासले पर, 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के फासले के अंदर अंदर वोलेटाइल चीजों से प्लैनेट बनना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल था, इसलिए पॉसिबल नहीं था कि वोलेटाइल चीजों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा हाई है, तो उनको एक जगह पर बहुत ज्यादा सॉरी लो है, तो उनको एक जगह पर जमा करके एक प्लेनेट बनाना, और वो भी सूरज के कितना करीब, ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो सूरज के पॉसिबल सिर्फ वही प्लैनेट्स बन सकते थे जो प्लैनेट्स भारी एलिमेंट्स की बुनियाद पर वजूद में आए, और चूंकि भारी एलिमेंट्स आपके यूनिवर्स के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए सन के करीब जो प्लैनेट्स बने। अब सन के करीब कौन कौन प्लैनेट है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। ये चारों रॉकी प्लैनेट्स हैं। रॉकी प्लैनेट्स का मतलब देयर इज सम लैंड टू स्टैंड अपॉन, कि इनके ऊपर जाकर आप खड़े हो सकते हैं, वरना जुपिटर के ऊपर जाएंगे तो जुपिटर एक गैसेस का मजमुआ है और वोलेटाइल सब्सटेंसेज हैं, तो आप जुपिटर के ऊपर कोई आपके पास सतह नहीं है जिसके ऊपर आप खड़े हो सकें, तो जुपिटर में आप जाएंगे तो आप अंदर की तरफ धंसते चले जाएंगे नीचे। ठीक हो गई ये बात। तो रॉकी प्लैनेट या कह लीजिए कि ऐसे प्लैनेट जो टेरेस्ट्रियल हो सकते थे वो सूरज के करीब आके हो सकते थे, और वो साइज में छोटे क्यों हैं, क्योंकि ऐसा मटेरियल जो कि भारी एलिमेंट्स या भारी कंपाउंड वाला है ये यूनिवर्स में कम पाया जाता है, और वोलेटाइल चीजें जो है वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी हाइड्रोजन गैस है। पूरी कायनात में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। तो ये अब कॉन्सेप्ट वाइज देखिए बहुत सही बात हो गई कि सन के करीब जो एलिमेंट्स हैं वो छोटे हैं और वो रॉकी हैं। क्यों? क्योंकि रॉकी प्लैनेट्स ही सन के करीब बन सकते थे, इतना हाई टेम्परेचर वही बर्दाश्त कर सकते थे, और जो वोलेटाइल सब्सटेंस से वजूद में आने वाले प्लैनेट्स हैं जो कि बड़े भी हैं साइज में, क्योंकि ज्यादातर मटेरियल नेब्यूला का गैसेस के ऊपर ही होता है, तो वो जो है वो आपकी अर्थ से क्या है, दूर भी हैं, और अर्थ से सन से दूर भी हैं, और वो साइज में बड़े भी हैं। तो उम्मीद है ये जो अगला पॉइंट, ये वाला जो बुलेट है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्मॉल रॉकी एंड नियर टू सन अर्थ हमारी क्यों है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, एक बुलेट, एक्रीशन। एक्रीशन मैं आपको समझा दूं, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। एक्रीशन बेसिकली कहते हैं कि
डस्ट पार्टिकल्स के और गैसेस के किसी सेंटर की तरफ पुल हो जाने को, खिंच जाने को। एक्रीशन जो है ये प्लैनेट्स के कायम होने की वजह है। तो हमारी अर्थ भी इसी वजह से वजूद में आई होगी कि ये जो भारी एलिमेंट्स हैं या भारी जो कंपाउंड्स हैं ये एक दूसरे की तरफ खिंचे होंगे और उन्होंने अर्थ को फॉर्म कर दिया होगा। आगे चलते हैं मजीद। अब देखिए, जब एक दफा हमारी अर्थ वजूद में आ गई तो अर्थ की जो एवोल्यूशन हुई है वो 4 बड़े इयॉन्स में हुई है। इयॉन्स जो हैं ये एराज से बड़े होते हैं और एराज जो हैं वो बड़े होते हैं एजेस से और एजेस बड़े होते हैं इपॉक्स से। तो आप टाइम वाइज इसको ग्रेविटेशनल टाइम स्केल या जीटीएस भी कहा जाता है। ग्रेविटेशनल टाइम स्केल वाइज अर्थ के 4 इयॉन्स हैं और ये ग्रीक नामों के ऊपर जो है वो रखे गए हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर जो पहला इयॉन है हमारा वो क्या है, हेडियन, दूसरा जो है वो आर्कियन, तीसरा जो आपके पास है वो प्रोटेरोजिक सॉरी, और आखिरी जो है वो आपके पास क्या है, फेनोरोजिक। तो ये 4 हमारे पास क्या है, इयॉन्स मौजूद हैं। इन इयॉन्स को जैसे कि मैंने बताया आप फर्दर तोड़ सकते हैं किसके अंदर, एराज के अंदर। एराज टूटेंगे किसके अंदर, एजेस में। एजेस फर्दर टूटेंगे इपॉक्स के अंदर, जैसे आप आइस एज कहा करते हैं। बहरहाल तो वो आइस एज जो है वो इयॉन से 2 लेवल, यानी इयॉन के बाद फिर जैसे कि मैंने आपको बताया एरा, और एरा के बाद फिर आपकी एज आ जाती है। अच्छा जी, तो अब हेडियन इयॉन में क्या था, हेडियन इयॉन। अच्छा ये बात सब याद रखिएगा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है और अर्थ जो है ये तकरीबन 4.4 बिलियन ईयर्स पुरानी है और हमारी जो कायनात की क्रिएशन है 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है। यानी हमारा सोलर सिस्टम तकरीबन 1/3 लाइफ रखता है जितनी यूनिवर्स की लाइफ है, ठीक है। खैर बहरहाल तो हेडियन वो कह लीजिए इयॉन था जिसके अंदर आपके पास जो कुछ भी मटेरियल था वो नेबुलिक फॉर्म में था, ठीक है ना, नेबुला ही था सारा, यानी वही डस्ट पार्टिकल और वही गैसेस वगैरह का मजमुआ। उसके बाद फिर आपके पास जो एज आई वो आर्केन थी। आर्केन एज के अंदर आपके पास गैसेस थी। ये गैसेस कहां से आई होंगी, ये गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस, ये आपके वॉल्केनोज वगैरह ने, जब इनिशियली अर्थ फॉर्म हुई होगी तो वॉल्केनोज वगैरह ने इनको क्या किया होगा, इरप्ट किया होगा और यही गैसेस आगे चल के बाद में हमारा एटमॉस्फेयर बनी है। बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद फिर आपके पास जो अगली स्टेज, जो अगला इयॉन है जो कि मैंने बताया आपको प्रोटेरोजिक, ये बेसिकली स्नोबॉल अर्थ को कहा जाता है। ये वो वक्त है जब आपके पास अर्थ के ऊपर कंटिनेंट्स पैदा होना शुरू हो गए थे और आपके पास एक मेजर कंटिनेंट वजूद में आया। सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट वजूद में आया। वो सुपर कॉन्टिनेंट फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है मैं आगे चलकर आपको बता दूंगा, तो वो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से वो बड़ा जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट था वो छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूटा। फिर दोबारा टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने की वजह से वो दोबारा आपका जो है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट बन गया और लास्ट जो सुपर कॉन्टिनेंट रहा है उसको पेंजिया कहते हैं। पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था। आपके जो 7 बरे-आज़म आज के दौर में है, ये 7 के 7 बरे-आज़म उस वक्त पेंजिया की सूरत में यूनाइटेड थे। वो अल्लाह का शुक्र है कि ये टूटकर अलग हो गए, अदरवाइज अर्थ का जो मेजर एरिया होता वो रहने के काबिल नहीं होता, क्योंकि फिर आपके पास जो है वो ओशंस वगैरह की मूवमेंट की जगह नहीं होती और फिर बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं इस हेडियन एज से रिलेटेड कि ये वही एज नहीं, सॉरी, इयॉन, हेडियन इयॉन, ये वही इयॉन है जिसके अंदर मून की क्रिएशन हुई है। और मून की क्रिएशन के पीछे जो थ्योरी पेश करी आती है वो ये पेश करी आती है कि मून जो है वो एक जमाने में अर्थ का क्या था, पार्ट था। फिर कहा यह जाता है कि भाई बाहर से बहुत बड़ी रॉक वगैरह या मटेरियॉइड आकर टकराया अर्थ के ऊपर और अर्थ का एक बहुत बड़ा पोर्शन निकाल कर ले गया और वो बाद में मून के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो ये वाला काम जो है वो हेडियन एज के अंदर ही हुआ है। बहरहाल हेडियन एज के लास्ट में हुआ है और आर्कियन एज की स्टार्टिंग में हुआ है, यानी लेट हेडियन और अर्ली आर्कियन स्टेज में हुआ। तो यहां पर खैर मैं पहुंचा हुआ था, मैंने बताया कि यहां पर आने के बाद अर्थ जो थी ये एक स्नोबॉल अर्थ कहलाने लगी और इसमें एक बड़ा आपका सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया वजूद में आ गया था। वो पेंजिया फिर बाद में टूटा और वो आज के दौर की जो अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन है 7 बरे-आज़म वाली, वो उसमें कन्वर्ट हो गया। फाइनली जो फेनेरोजिक स्टेज है ये वो स्टेज है जिसमें हमारी अर्थ आज मौजूद है। अब आज हमारी अर्थ क्या है, आज हमारी अर्थ को समझ लीजिए गौर से, जो हमारी आखिरी बुलेट है, टुडेज अर्थ एंड इट्स फ्यूचर। आज की हमारी अर्थ इस तरीके की है कि हमारी अर्थ के सेंटर के ऊपर आपके पास एक सॉलिड आयरन कोर है,
अर्थ का जो सेंटर है वो लोहे की समझ लीजिए एक बहुत बड़ी बॉल है, और ये बॉल स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है। अर्थ का जो कोर है ये घूम रही है। इसके ऊपर फिर आपके पास, आपको पता है, मेंटल है, लावा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अर्थ की कोर बड़ी इंटरेस्टिंग है। अर्थ की कोर चुनकर कुदरत ने बनाई है। अर्थ की स्पिनिंग कोर की वजह से, अब आपको याद होगा कि जब आपका स्पिनिंग मोशन होगा और आपका करंट्स का क्या होगा, दौड़ जब करंट्स कंडक्टर में मूव करते हैं तो फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है कि करंट्स व्हेन मूव थ्रू द कंडक्टर दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आपकी रोटेटिंग कोर है इसमें से कन्वेक्शन करंट पास होते हैं, और ये कन्वेक्शन करंट का पास होना आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कायम करे हुए है। और ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो अर्थ का ये जो एटमॉस्फेयर आज आपके ऊपर कायम हुआ है, ये एटमॉस्फेयर कब का खत्म हो चुका होता। सवाल ये पैदा हुआ क्यों, कैसे, क्या वजह है। देखिए मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। ये फर्ज कर लीजिए आपकी अर्थ है, और हम सब जानते हैं कि सूरज से सोलर विंड्स जो हैं या रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ की तरफ और बाकी प्लैनेट्स के ऊपर आती हैं। एक जमाने में ये जो सोलर रेडिएशंस थी, इन्होंने ही जब प्लैनेट्स वजूद में आई तो प्लैनेट्स को फर्दर ग्रो करने से भी रोका था, क्योंकि प्लैनेट मास गैदर करे आ रही थी। आखिर में जो सोलर विंड्स थी उन्होंने जो रेमिनेंट गैसेस वगैरह थी उनको मार के भगा दिया था, और फिर प्लैनेट्स की मजीद ग्रोथ अब रुक गई है। अब जैसे प्लैनेट्स उसी तरह है। बहरहाल खैर, मैं आगे आपको बता रहा था। तो ये सोलर रेडिएशन सन अर्थ के ऊपर आकर गिरती है। अब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक तरह का बो बनाती है, ये ढाल बनाई हुई है सबकी मैग्नेटिक फील्ड में। और अर्थ की ये मैग्नेटिक, आप समझ रहे हैं सामने से रेडिएशन आ रही है, मैं अर्थ हूं तो ये एक बो बनी हुई है। तो ये रेडिएशंस आकर इन अर्थ की जो सोलर विंड की रेडिएशन है ये अगर इस बो से टकराती है, बो से टकराने के बाद बजाय कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो, ये अर्थ के ऊपर से और अर्थ के नीचे से मूव कर जाती है। लेकिन चूंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पर बहुत ज्यादा होती है तो ये रेडिएशंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे खिंचती हैं नीचे की तरफ, और जब ये रेडिएशन नीचे की तरफ आती हैं तो फिर आपने देखा होगा कि बेल्जियम वगैरह के अंदर और जो ऊपर की साइड के ममालिक हैं उनके अंदर आपको स्काई का जो कलर है वो ब्रिलियंट ग्रीन किस्म की रोशनियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और इन जो ब्रिलियंट ग्रीन किस्म की रोशनियां होती हैं इनको आप अरोरा भी कहते हैं, कि स्काई का खूबसूरत कलर आना। वो क्यों? क्योंकि वो जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो वैसे तो बो की वजह से अर्थ में डायरेक्ट तो दाखिल नहीं हो सकी, लेकिन ऊपर की तरफ निकली। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल इनको अंदर की तरफ खींचा, तो जब वो नीचे की तरफ आई तो उन्होंने हवा में मौजूद पार्टिकल्स को आयोनाइज किया, और आयोनाइज करने की वजह से एनर्जी जो है या लाइट जो है वो क्या हुई, इमिट हुई। तो ये इस बात को साबित करता है कि अर्थ की बड़ी जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड है। और क्या कुदरत है, कुदरत ये कि अर्थ का वो हिस्सा जो सन को फेस कर रहा है उधर जो मैग्नेटिक बो है या जो मैग्नेटिक ढाल है वो ज्यादा बड़ी और पावरफुल है बनिस्बत उस फेस के अर्थ के जहां पर वो सन को फेस नहीं कर रही। यानी जिस तरफ से रेडिएशन आ रही थी कुदरत ने भी उसी तरफ, अल्लाह ताला ने भी उसी तरफ क्या किया, उसी तरफ मैग्नेटिक बो इतनी पावरफुल बनाई है कि जरूरत वहां पर ज्यादा थी। बहरहाल तो याद रखिएगा कि अर्थ अगर कोर वाइज रोटेट करना बंद कर दे और उसके कन्वेक्शन करंट घूमना बंद कर दे तो फिर आपकी जो मैग्नेटिक नेचर ऑफ द अर्थ है ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेकंड, एक और बात यहां पर मैं आपको बताता चलूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि हम आज के दौर में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम मैग्नेटिकली नहीं बोलते, ये ज्योग्राफिकली बोलते हैं। अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, जो उर्फआम में नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिकली साउथ है, और अर्थ का जो साउथ पोल है ये मैग्नेटिकली नॉर्थ है। यानी हकीकत में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वो निकल कहां से रही हैं, अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल से निकल रही हैं, और टर्मिनेट कहां पर हो रही है, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे। यानी आप उल्टे अल्फाज में कह लें कि जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है वहां से निकल रही हैं और मैग्नेटिक साउथ पे जा रही हैं। तो ये तो लॉजिकली बात है, लेकिन असल में हुआ क्या, ज्योग्राफी वालों ने मैग्नेटिक नॉर्थ को ज्योग्राफिकल साउथ बनाया हुआ है और मैग्नेटिक साउथ को ज्योग्राफिकल नॉर्थ बनाया हुआ है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहां पर ये भी बताता चलूं अर्थ से रिलेटेड, कि अर्थ का जो ऑर्बिट है और अर्थ का जो सूरज के गिर्द घूमना है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अल्लाह ताला ने अर्थ का ऑर्बिट सूरज के गिर्द इस तरह से नहीं रखा, यानी अगर ये सूरज है तो अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द इस तरह से नहीं घूमती, रादर अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द किस तरह घूमती है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, मैं यहां पर इसको डायग्राम की सूरत में समझा देता हूं आपको।
ये आपका सन है और इसके गिर्द अर्थ की जो मूवमेंट है ये इस तरह है, टिल्टेड ऑर्बिट में। अर्थ का जो और घूमना है वो इस तरह है। अगर आप समझते थे कि सन बीच में और अर्थ के गिर्द गोल गोल इस तरह से घूम रही है तो ये बिल्कुल गलत बात है। अर्थ का जो सूरज के गिर्द ऑर्बिट बनता है, इसकी जो इंक्लिनेशन एंगल है ये तकरीबन 23 डिग्री का है और ये इंक्लिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ एक लोगों में मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि गर्मियों का मौसम उस वक्त आता है जब अर्थ जो है वो जमीन के करीब, अर्थ जो है वो सूरज के करीब आ जाती है, और सर्दियों का मौसम उस वक्त आता है जब अर्थ जो है वो सूरज से दूर चली जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में दिस इज द टिल्टिंग ऑफ द ऑर्बिट, जिसकी वजह से जो है वो सर्दियों और गर्मियों के मौसम आते हैं। होता क्या है, अब फर्ज कर लीजिए आप, क्योंकि आप लोगों को मालूम है अर्थ के 2 हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाते हैं, ये साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। तो जब अर्थ यहां पर मौजूद होगी, तब आप सोचिए क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होगा इसको सनलाइट ज्यादा प्रॉपर मिल रही होंगी, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा उसको सनलाइट उतनी बेहतर नहीं मिल रही होगी। यहाँ पर सन डायरेक्ट स्काई से रोशनियां मार रहा होगा, तो इसके लिए यहाँ पर क्या चल रहा होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ समर चल रहा होगा। और जब ये यहां पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि साउदर्न जो हेमिस्फीयर है उसको रोशनियां बहुत अच्छी मिलेंगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को इतनी अच्छी रोशनी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम चल रहा होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपके पास समर चल रहा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया चूंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो जब वहां पर गर्मियां होती हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से सर्दियां एंजॉय करते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो ये अर्थ के ऑर्बिट की टिल्टिंग समझ लें। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ लें कि अर्थ सिर्फ सन के गिर्द गोल नहीं घूम रही, बल्कि वो अपने ऑर्बिट पे भी स्पिन कर रही है। और मजे की बात है कि अर्थ का ऑर्बिट वॉबलिंग है, वॉबल कर रहा है, यानी सिर्फ यूं नहीं घूम रहा बल्कि वॉबल करता हुआ है। ऐसे घूमती हुई अर्थ घूमती है, किसके गिर्द, सन के गिर्द घूमती है। और 23.9 आवर्स में एक तो वो अपना स्पिनिंग ऑर्बिट मुकम्मल करती है, और 365 दिन और क्या नाम है, 18 घंटे के अंदर, 365 दिन और 6 घंटे में, 365 दिन और 6 घंटे के अंदर क्या करती है, वो अपना पूरा एक मोशन कंप्लीट करती है। तो 6 घंटे ऐड हो जाते हैं, 4 साल में आपको लीप ईयर मिल जाता है। इसीलिए तो ये अर्थ का मैंने थोड़ा सा आपको वेयर अबाउट बताया कि किस तरीके से अर्थ के ऊपर जो है वो मूवमेंट हो रही है और किस तरह से अर्थ जो है वो सन के गिर्द अपना जो है वो ऑर्बिट कायम किए हुए है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है कि फाइनली अर्थ का फ्यूचर क्या है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि अर्थ जो है वो एक हैबिटेंट रीजन जो है उसके अंदर वाक़ है सन के, क्योंकि अगर अर्थ जो है उस हैबिटेंट रीजन से बाहर चली जाएगी तो भी बहुत सर्दी होने की वजह से मर जाएंगे हम, और अगर वो करीब चली गई तो गर्मी होने की वजह से मर जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने अर्थ के जो ऑर्बिट को बड़ा जबरदस्त बीच में रखा हुआ है, उस रीजन में रखा हुआ है जहां पर जिंदगी रह सकती है। लेकिन सन के बारे में एक बात ये याद रखिए कि सन बहरहाल एक सितारा है, बिलियंस ऑफ ईयर के बाद ही सही, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ही सही, लेकिन बहरहाल जो अभी प्रोजेक्शन है, क्या पता बाद में एक्सेलरेट हो जाए तो एक अलग मसला है। तो सन ने बहरहाल आखिरकार अपने आप को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, और ये कई गुना अपने आप को एक्सपेंड करके कन्वर्ट हो जाएगा रेड जाइंट में। और जब ये सन रेड जाइंट में कन्वर्ट होगा तो फाइनली फिर इसके बाद इसके मरने का सफर शुरू होगा। तो जब ये सन जाएगा काम से, जाहिर बात है कभी ना कभी तो इसकी भी डेथ होनी है, क्योंकि ये पैदा हुआ था एक बहुत अजीम सितारे के मरने से, तो ये खुद भी मरेगा। लेकिन बहरहाल ये कोई नया स्टेलर नर्सरी ये नहीं बना सकता, क्योंकि इतना छोटा है कि इसके अंदर नए स्टार्स को पैदा करने की सलाहियत नहीं है। लेकिन बहरहाल तो जब ये खत्म होगा सन, तो फिर आपकी अर्थ का ये अल्टीमेट क्या होगा, इंजाम होगा। हो सकता है उससे पहले ही अर्थ खत्म हो जाए, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल जो फिजिक्स के नुक्ता नजर से अर्थ का मामला खत्म होने का है, वो इस वक्त डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सन के ऊपर। अनलेस के बाहर से कोई आकर आपके ऊपर कोई क्या नाम है, कोई चट्टाने वटाने आके गिर जाए या कोई और ऐसे मामला हो जाए, उन मामला को अगर हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो उम्मीद है हमारे आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हमारी इस वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आगे इसको शेयर भी करिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।